गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया जाता है कि अगर कोई भी पर्सन जो होगा वो अपने लॉ को वायलेट करता है तो हम इमीडिएटली जो है पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। जहाँ हमने कई बार देखा भी होगा आइदर रियल लाइफ में या मूवीज़ में कि अगर कोई इस तरीके का वायलेट ऑफ लॉ करता है तो जो पुलिस होती है वो फाइल रिपोर्ट करती है और पर्सन को अरेस्ट करती है। पुलिस ही जो एक अहम रोल प्ले करती है पर्सन को अरेस्ट करने में, और हम कंफ्यूज होते हैं कि पुलिस ही डिसाइड करेगी कि कौन गिल्टी है और कौन नहीं। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ गलत है, ये सब चीज़ें हमें कोर्ट में ही पता चलता है। कोर्ट ही डिसाइड करता है कि वेदर द अक्यूज पर्सन इज़ गिल्टी और नॉट। तो अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन हर बंदा जो है वो चार्ज करता है क्राइम फाइटर को। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि जो फेयर ट्रायल क्या होता है। जहाँ हमने अपने एफआईआर के बारे में सुना होगा, या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो फैक्टोरियल केसेस जो थेफ्ट का है, चोरी का है, जो हम नीचे पढ़ेंगे उसकी प्रोसेस को हाईलाइट करेंगे, और साथ ही साथ इसमें डिफरेंट हर एक इंडिविजुअल को जो डिफरेंट रोल है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे चलता है। मोस्ट ऑफ द जो केसेस होते हैं, प्रोसेस होते हैं, सिमिलर भी होते हैं इसी फैक्टोरियल केसेस की तरह ही। तो इसी तरीके से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो प्रोसेस है, साथ ही साथ जो डिफरेंट पर्सन का जो अलग अलग जो रोल है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में किस तरीके से प्ले होता है और कितना क्रूशियल होता है, कितना ज़रूरी होता है। इस तरीके से अगर कोई ये ओकेज़न इस तरीके का राइज उठता है तो हम उसके बारे में अवेयर हो जाए, या उस प्रोसेस को हम किस तरीके से फॉलो करेंगे। आज के इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे और पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे हम पिक में देखते हैं कि यहाँ पे पर्सन जो है आई फील्ड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल। तो यहाँ पे मतलब एक किस्म का कि जो पर्सन यहाँ पे दोषी है वो कहता है कि मैं गिल्टी नहीं हूँ और मैं जो है वो ट्रायल क्लेम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो एग्जांपल जो एक स्टोरी है, यहाँ पे वो पूरी स्टोरी बताई गई है किस तरीके से थेफ्ट होता है और किस तरह से वो क्लेम उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा मेन जो पॉइंट्स हैं इसके वो पूरे हम स्टडी करेंगे, इसको पढ़ेंगे क्या चीज़ है। तो हम यहाँ पे पहले जो पिक है यहाँ पे इसको देखेंगे। जो बात है 18 जुलाई 2006 की। तो यहाँ पे जो एक मुंबई में एक अपार्टमेंट है जहाँ मिसेस शिंदे जो है वो तैयार होती कहीं जाने के लिए। तो वो सर्च करती है अपना गोल्ड चेन जो उसे नहीं मिलता है। तो उसको श्योर होता है कि ये जो मेरी गोल्ड चेन है, ये उसकी जो काम करने वाली वहाँ पे शांति है वो उसने चुराया होगा है। तो वो अपने हस्बैंड को बताती है कि मेरा गोल्ड चैन जो है वो नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है वो शांति ने ही चुराया होगा। इस तरीके से मिसेस शिंदे होती है वो शांति को बुलाती है, उससे कहती है कि आपने मेरा गोल्ड चेन चुराया है। जो काम वाली होती है शांति को कहती है मैंने नहीं चुराया। फिर वो मिसेस शिंदे उसको अपना ट्रंक लाने को बोलती है, तो वो शांति ट्रंक लाती है। तो उसके ट्रंक से गोल्ड चेन तो नहीं, मिसेस शिंदे को 10,000 रुपये का इनवॉल्व मिलता है, जिसमें शांति ने 10,000 रुपये रखे होते हैं। तो वो जो सोचती है कि ये जो चेन है मेरा, ये इसी ने चुराया हुआ है, वो अपने हस्बैंड को बताती है। तो और वो पुलिस को कॉल करते हैं। इस तरीके से जो उसका हस्बैंड जो होता है वो पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ पे जो ऐसा ही होता है, सब इंस्पेक्टर मिस्टर रॉय उससे बात करता है, उसको बताता है, और वो उसके खिलाफ जो एफआईआर लिखवाता है मिस्टर रॉय शांति के अंगेंस्ट में। अगले दिन मिस्टर सब इंस्पेक्टर रॉय वो जो शिंदे के घर में आता है और शांति के ऊपर जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है
वो लिखता है कि इसी ने शांति ने ही चोरी की है, और शांति के जो इन्वॉल्व 10,000 रुपये होगा था वो उसको सील कर लेता है और एज एज एविडेंस के तौर पे, और वो शांति को पुलिस स्टेशन ले जाता है, उसको बंद कर देता है। तो शांति उसको बोलती है कि मैंने पुलिस एसआई को कि मैंने चोरी नहीं की हुई है, और ये जो पैसे हैं ये मेरे सेविंग के पैसे हैं, मेरे और मेरे भाई की सेविंग के पैसे हैं, हमने चोरी नहीं की है। तो फिर अगले दिन जो शांति का भाई सुशील है वो एसआई रॉय के पास जाता है, उसे बताता है कि ये जो चोरी है ये मेरी बहन ने नहीं की है, पैसे जो हैं वो मेरी और मेरी बहन की सेविंग के पैसे हैं, जिसने चोरी नहीं, आप उसे छोड़ दो। तो मिस्टर रॉय जो होता है वो उसे सुशील को कहता है कि इसने चोरी का इल्ज़ाम है, इसने चोरी की है, तो इसे हम नहीं छोड़ सकते, आप कोर्ट में जाओ और वहाँ से इसके लिए और बेल ऑर्डर ले आओ। सुशील कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, जो पैसे थे वो भी आप ही के पास हैं, आपने रख लिए, तो मैं अपना लॉयर कैसे हायर करूँगा, मेरे साथ कौन खड़ा रहेगा। अ, इस तरीके से जो राय होता है वो सुशील को भी अरेस्ट कर लेता है, उसे भी पुलिस स्टेशन में बंद कर देता है। ऐसे ही रॉय जो सुशील को इस तरीके से 2 दिन के लिए बंद कर देता है और उसे मारता भी है। पुलिस के कांस्टेबल वो भी उसे मारते हैं, और साथ ही उसे इतना मारते हैं कि बोलते हैं कि आप कन्फेंस कर लो, आप और आपकी सिस्टर कन्फेंस कर लो कि जो भी उसकी चोरी जो है वो गोल्ड की वो उसने की हुई है, जितनी भी ज्वेलरी है वो उन्होंने चुराई हो। साथ ही साथ ये भी कन्विंस करें कि उसके मोहल्ले में जितनी भी चोरियाँ होती हैं गोल्ड की, वो सारी की सारी उन्होंने की हुई है। ऋषि रिपीटली बार बार यही कहता है कि मैं इनोसेंट हूँ, मैं फैक्ट्री वर्कर हूँ और मैंने कोई चोरी नहीं किया, आपने मुझे यहाँ पे रखा है, ये भी पिछले 2 दिन से, तो ये भी एक गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर तकरीबन 1 महीने के बाद जब शांति को बेल होती है, 1 महीने के बाद बेल होती है, और बेल के जो चार्जेस होते हैं वो 20,000 होते हैं। इस तरीके से शांति के साइड में कोई भी खड़ा रहने को तैयार नहीं है, 20,000 देने को तैयार नहीं है। तो शांति कंटिन्यू जेल में ही रहती है, और वो वरीड होती है, सोचती रहती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कि मैंने चोरी नहीं की है फिर भी मैं जेल में हूँ, तो जो मेरे 10,000 है वो भी क्या मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो इसी इसी चीज़ से बार बार सोचती रहती है। पुलिस जो है वो फाइल चार्जशीट करती है मजिस्ट्रेट कोर्ट में, तो कोर्ट जो है वो कोर्ट को कापी दी जाती है और साथ में स्टेटमेंट दी जाती है शांति की, उसने जो चोरी की हुई है। तो शांति कोर्ट में बताती है कि मेरे पास कोई लॉयर नहीं है, डिफेंस लॉयर नहीं है, और ना ही मैंने ये चोरी की हुई है। तो जो मजिस्ट्रेट होता है वो फाइंड करता है कमला रॉय को शांति की डिफेंस लॉयर के लिए, और जो उसका खर्चा होता है वो भी गवर्नमेंट ही उठाती है। अगर अकॉर्डिंग टू 22 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो ये राइट देता है कि हर पर्सन को फंडामेंटल राइट है कि वो डिफेंस बाय ए लॉयर ले सकता है, और आर्टिकल 30A के तहत 39A के तहत कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ड्यूटी बन जाती है स्टेट की, उसको लॉयर प्रोवाइड किया जाए हर एक सिटीजन को जो अनेबल है, जहाँ बहुत गरीब है, जहाँ फिर वो किसी भी तरीके से वो डिसेबिलिटी है उसमें। तो लास्ट में जब एडवोकेट जो कमला होती है वो शांति को कोर्ट में मिलती है, और शांति और उसका भाई सुशील कमला को बताते हैं कि जो चोरी हमने नहीं की हुई है, जो 10,000 उनको मिला वो हमारी शेविंग का है, हमने सेव किया हुआ है। यही दूसरी ओर जो प्रोसिक्यूटर होता है वो मिस्टर और मिसेस शिंदे को विटनेस बॉक्स में बुलाता है, उन्हें पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। तो वो पूरे डिटेल में जबकि उनको बताते हैं कि जो हमारी गोल्ड नहीं मिली है, तो शांति और उसके भाई ने हमारी गोल्ड बेच के ही 10,000 रुपये लिया है, ऐसा हमारा मानना है कि जो चोरी इन्होंने की हुई है। तो अगले ही दिन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो दोनों को, शिंदे को अगले दिन फिर विटनेस बॉक्स में बुलाता है और उन्हें पूरा बताया कि अगर आपकी चेन नहीं मिलती कैसे गुम हुई, आप मुझे पूरी डिटेल में बताओ। तो वो यहाँ पे मिसेस शिंदे बताती है कि मैंने अपनी जो चेन है वो ड्रॉ में रखी हुई थी, अगले दिन हमें कहीं जाना था, तो मैंने तैयार हो रही थी, मैंने उसको लेना, मुझे नहीं मिले। जब हमने शांति को इस चीज़ के बारे में कहा कि उसने चोरी की हुई है, तो वो नहीं मानी। फिर हमने उसका ट्रंक देखा तो उसको 10,000 रुपये मिले। तो हमारा मानना है कि चेन उन्होंने ही चोरी की हुई है। तो जहाँ पे
मिसेज जो राय एडवोकेट जो राय है वो मिसेज शिंदे से पूछते हैं कि अगर आपका जो मानना है, आपने उसको शांति को के ऊपर क्लेम किया है कि उसने चोरी की है, क्या आपको उसके बॉक्स में से चेन मिली नहीं मिली है, तो आप जी कैसे कह सकते हो कि उसने चोरी की है, जबकि पिछले 3 साल से वो आपके जहाँ काम कर रही है शांति, इस तरीके का कोई भी वाक़या जो केस है वो चोरी का नहीं हुआ है, तो इस तरीके से आप कैसे कह सकते हो। एडवोकेट जो राय हो सुशील एम्प्लॉय डिफेंसिव विटनेस में बताते हैं टेस्टिस में कि हमने चोरी नहीं की है, जो उसके पास ट्रंक में से 10,000 रुपया उन्हें मिला है वो हमारी दोनों भाई बहन का सेविंग का है, हम उसे सेव करते थे हर महीने जो भी हमें सैलरी मिलती थी। इसी तरीके से जब केस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन टाइम पे होता है तो सुशील जो होता है वो इंस्पेक्टर शर्मा सुशील बताता है कोर्ट में कि जो इंस्पेक्टर शर्मा है वो एक गैंग जंग बॉय को पकड़ा है उसने, जो कि वो ज्वेलरी चोरी करते हैं। उनमें मिसेस शिंदे का भी नेवी है वो सारे, और मिसेस शिंदे का भी फ्रेंड, बच्चे के भी कुछ फ्रेंड उस गैंग में थे। तो मिसेस शिंदे की चैन उन्हीं गैंग में से किसी एक बंदे में से मिली है। तो सुशील जी सब चीज़ें एडवोकेट को बताता है और एडवोकेट रॉय जो है वो इंस्पेक्टर शर्मा को विटनेस बॉक्स में बुलाते हैं। तो शर्मा विटनेस बॉक्स में बुलाने को शर्मा बताता है कि हमें आइडेंटिफाई किया है शिंदे के बच्चे के जो फ्रेंड्स हैं उनमें से किसी एक लड़के से हमें चैन प्राप्त जो है वो मिली है। तो जहाँ पे जो जज होता है वो जहाँ पे टेक्नोलॉजी से हर विटनेस को बॉक्स में बुलाने के बाद उनकी बात सुनने के बाद ये जजमेंट देखता है, उनको सुनता है, और जो एडवोकेट राय होती है वो जज की जजमेंट से पहले बताती है कि ये क्लियर हो गया है कि जो शांति है उसने ये चोरी नहीं किया है, उसे छोड़ दिया जाए, और जिसने भी चोरी की उसको उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जो उसका 10,000 रुपये है वो भी नहीं वापस मिलना चाहिए। तो जो इसी तरीके से वो जज जो है वो उनको जजमेंट देता है कि ये चोरी उन्होंने शांति नहीं की है, 10,000 उसे वापस मिलना चाहिए, वो उस क्राइम से उसको पार कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा कि इस एजेंट्स में 4 की फैक्टर प्लेयर जो होते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और जज। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो 4 एफिक एक्टर हैं, जो इस तरीके से इन्होंने अपना अपना यहाँ पे रोल किस तरीके से प्ले किया, क्या क्या होता है, तो ये सब चीज़ें हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम में। तो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।